कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? ग्रेविटेशनल हमने स्टार्ट कर दिया था, यस और नो? ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ना? यस सर। चलो, तो हमारा चैप्टर नंबर 10, इसका प्यारा सा नाम ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, अब वापस से मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई कर दो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ। कौन लगाता है ग्रेविटेशन फोर्स? सर एनी ऑब्जेक्ट और एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। यस सर, दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। एनी ऑब्जेक्ट, राइट? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, नो मैटर, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? क्या रिक्वायरमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिक्वायरमेंट है। अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फिर चाहे लिविंग बॉडी हो नॉन लिविंग बॉडी हो, वो मैटर नहीं करता, राइट? अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का टाइप कौन सा बेटा? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, राइट? ओके, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन टाइप होता है, ये पता है। ग्रेविटेशन फोर्स हम अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं या पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे हैं? नो सर, पूरे यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। पूरे यूनिवर्स के लिए ना। हम चाहे पर अर्थ पर रहकर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? अगर हम चाहे तो मून पर जाकर भी वो रूल अप्लाई करेंगे तो वो लगेगा, नो डाउट, है ना? वहां पर वो रूल रॉन्ग नहीं होगा। चलो, इसी वजह से इसका नाम जो होता है बेटा, वो न्यूटन्स लॉ के साथ साथ में इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, राइट? फैन ऑन करना है क्या? कर लो, एक फैन ऑन करना है तो पीछे वाला कर लो तो, ठीक है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये समझ में आता है सभी को? क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? क्योंकि पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यहां तक सबको समझ में आता है। लेकिन अभी तक हम जितने पॉइंट हमें पहले पता थे, ये पहले भी पता थे हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, अर्थ क्या सारे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं और ये पूरे यूनिवर्स पर वर्क करता है, ये पता था। लेकिन अब हम पढ़ने वाला वो फोर्स कितना होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, राइट? हमें तो पता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना फोर्स लगा तो कितना लगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के मास इतने हैं और इस डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो सर वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट? अगर सर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है बेटा? फोर्स मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए न्यूटन बाबा ने हमें एक स्टेटमेंट दिया था, राइट? जिसको हमने लिखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या बताया था? इट स्टेट दैट इन यूनिवर्स, है ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर, राइट? पहली बात, एवरी ऑब्जेक्ट कहां पर? यूनिवर्स में, नॉट अर्थ। यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, राइट? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर, मीन्स अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, विथ अ फोर्स, राइट? और वो फोर्स किसके बराबर होता है? तो वो फोर्स बराबर होता है बेटा, अगर हमारे पास में दो मास है, राइट? दो ऑब्जेक्ट होंगे, यस और नो? इसका कुछ मास होगा m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास भी होगा बेटा m2, राइट? दोनों के सेंटर होंगे कि नहीं? दोनों के बेटा सेंटर भी होंगे, यस और नो? यस सर, सेंटर होंगे। तो जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा, वो डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करते हो? सेंटर टू सेंटर, राइट? ये डिस्टेंस कहां से कहां तक लेंगे बेटा? सेंटर टू सेंटर। सपोज करो हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास है m1 और m2 और दोनों के सेंटर और सेंटर का डिस्टेंस कितना है? d। d मीन्स डिस्टेंस, तो d। तो इन दोनों के बीच में बेटा फोर्स लगता है। फोर्स किधर बनाएंगे कि सर दोनों के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करो। यस सर।
लाइन से ज्वाइन कर दिया, और सर इन दोनों पर आप अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स बना दो तो हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या डायरेक्शन मिल गया फोर्स का? यस और नो? ये F फोर्स और ये भी F फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। इक्वल होने का रीजन क्या है? न्यूटन दोनों फोर्स इक्वल क्यों होंगे? न्यूटन के कौन से लॉ में? थर्ड लॉ से पता लगता है कि सर अगर M1 M2 पर फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स M2 भी M1 पर लगाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन बाबा ने क्या बताया था इस फोर्स के बारे में? उन्होंने कहा ये फोर्स होता है बेटा, वो मास पे डिपेंड करता है, और आपको पता है जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? राइट, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने बोला है ये फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मास का प्रोडक्ट लो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्टेंस पर, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, डिस्टेंस के स्क्वायर के बेटा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, अब मैं दोनों को साथ में लिखने जा रहा हूं ना, एक साथ में ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के, और इनवर्सली मतलब अपॉन d स्क्वायर होगा। ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसमें दोनों आगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? वो स्टेटमेंट है फोर्स, है ना, विथ अ फोर्स विच, है ना, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब दोनों को मिलाकर मैंने ये लिखा, लेकिन हमें तो फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूले में तो बेटा इक्वल साइन आता है। तो प्रोपोर्शनल को जब भी हम इक्वल में चेंज करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाते हैं हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं? पहले भी बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ में चले जाओ, वहां पर बताया था मैंने बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फिर इक्वल में चेंज किया था हमने, तो हमने कुछ लगाया था वहां पर। बेटा क्या लगाते हैं हम? ये जनरल लॉ है बेटा। अगर आप प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो? यस और नो? कुछ कांस्टेंट लगाएंगे बेटा, राइट? सर। तो यहां पर बेटा एक कांस्टेंट लगाया गया, राइट? तो मैं इसके बाद लिख रहा हूं, तो इक्वल में चेंज करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम है जी, कैपिटल जी। क्या कांस्टेंट है बेटा? कैपिटल जी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आता है बेटा? यस और नो? सिंपल सा है। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। ओके, जब मास पे डिपेंड करता है तो ये किसका होगा बेटा? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। और सर जितना ज्यादा डिस्टेंस पर रखोगे उतना कम फोर्स, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दोनों को एक साथ में एक लाइन में लिख सकता हूं, अलग अलग लिखने की जगह एक लाइन में लिखा। लेकिन हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूले में तो प्रोपोर्शनल नहीं आता है, तो उसमें इक्वल में लगाना है। तो इक्वल जब लाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से निकालते बेटा, या तो हम निकालेंगे या किसी ने पहले निकाल के दे दी। तो ये जो कांस्टेंट था बेटा वो पहले ही निकाल के दिया गया है। पहले तो इसका कांस्टेंट का नाम क्या होगा बेटा? तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनल की वजह से आया, तो ये जी है। तो जी क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट? और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाम तो बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों?
क्योंकि सर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट यूज किया है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन क्या इसका दूसरा नाम भी रखा गया जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि सर सभी जगह लगता है, चाहे आप अर्थ पे लगाओगे तब भी जी उतना ही रहेगा, जो हम देखेंगे अभी बेटा कितना वैल्यू रहेगा, राइट। और कहीं भी लगाओ तो सर यूनिवर्सल। ग्रेविटेशनल क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका नाम पड़ा बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। और इसको दिया था बेटा हेनरी ने, पहले इसको नोट करो जितना भी है। नोट करो इसको, हेनरी कैंडविच, क्या नाम लिखा हुआ है बुक में देखो तो हेनरी कैंडविच लिखा है ना। हेनरी, पूरा नाम क्या उनका? हेनरी कैंडविच, जिन्होंने ये प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट दिया था बेटा, राइट। चलो एक बार नोट करो, फिर लिखवाता हूं पूरा बेटा। तो नाम भी याद रखना, क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैवेंडिश। चलो अब हम बात करते हैं, तो फॉर्मूला तो हमें याद हो जाएगा ना। फोर्स इक्वल टू सर G(m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहीं पर इसके बारे में लिख लेते हैं। G क्या है बेटा जहां पर? वेयर G प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G का वैल्यू कितना होता है वो लिखवाने जा रहा हूं। ये जो हमारे पास फोर्स निकल के आ रहा है बेटा, उसमें G का कितना वैल्यू होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो G जो होता है बेटा, उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद कर लेना आज ही, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अभी आप इसका यूनिट भी निकालोगे। अभी तो मैं डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूं, लेकिन ये अभी हम निकालेंगे भी कि ये यूनिट कैसे आ रहा है, ठीक है। न्यूटन मीटर अपॉन के स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11। और ये जो कांस्टेंट बेटा वो किसने दिया था? हेनरी ने, ठीक है। पूरा नाम एक्सपेरिमेंट करने पड़ते बेटा, राइट। हम अलग अलग, हमारे पास फोर्स निकालने का एक्सपेरिमेंट होता है सेंसिटिव, राइट। बैकग्राउंड साउंड किसका रहा बेटा? तो वहां से आप फोर्स निकालते हो, डिफरेंट मास को डिफरेंट कंडीशन में रखते हो। सपोज करो 1 kg का मास लिया, 2 kg का मास लिया, पहले 1 मीटर पर रख कर देखा, फिर 2 मीटर पर रख कर देखा, फिर फोर्स निकाला, फिर 5 मीटर पर रख के देखा, फिर फोर्स निकाला, फिर मास चेंज किए, फिर सेम डिस्टेंस पर रख के देखा, फिर फोर्स निकाला। बहुत सारे फोर्स निकाल करके हमें एक ऐसी वैल्यू मिली कि जो सभी पर फिट बैठती है। तो इस तरीके से बताइए एक्सपेरिमेंट करके हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू फाइंड की थी वो हेनरी ने की थी, लेकिन लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। समझ में आ रहा है? ये जो कांस्टेंट था बेटा किसने बताया था? हेनरी ने निकाल करके, लेकिन लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। ध्यान रखना दोनों बातें बेटा। यहां तक समझ में आता सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, G पता लग गया। m1 m2 क्या है बेटा? मास है। m1 m2 क्या है? masses of object। d क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? सेंटर टू सेंटर, राइट। इसमें जो डिस्टेंस डी है बेटा वो कहां से मेजर करनी है? सेंटर टू सेंटर। यहां तक बेटा समझ में आता है सभी को? यस और नो? थोड़ा साइड में तो दिख नहीं रहा, लिखना है वो साइड में। बिल्कुल बेटा।
तो सभी को बेटा इसका स्टेटमेंट याद हो गया? एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो। इफ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर विथ अ फोर्स विच इज directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, right? और उसी स्टेटमेंट से हमने क्या लिखा? F proportional to m1 m2, F proportional to 1/d square, जहां से हमने बनाया F equal to proportional to m1 m2 upon d square। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां पर जो कांस्टेंट होता है उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, जिसका वैल्यू आपको याद रखना बेटा 6.67 इंटू 10⁻11, और इसका आपको यूनिट पता होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नाम पता होना चाहिए, किसने दिया था? हेनरी ने। चलो यहां तक बेटा सभी को पता है, आगे बढ़ते हैं। सर मंडे से स्कूल खुलने वाली, आपको पता है ना? चलो ना सर, आप होगे ना स्कूल पे? तो चलो पढ़ते ना बेटा। तो ग्रेविटी हो ना, ऐसा ना हम आए और आप चले जाओ। पता होना चाहिए। दूसरा आपका सर तो अभी भी स्कूल पे ही है ऋषि। पता है। चलो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आपको याद ही रखना ना, जी का फॉर्मूला। जी का वैल्यू कितना हो गया? चलो हम यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। हमने यूनिट कैसे निकाली? तो बेटा मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं आपको, यूनिट जब भी निकालो कहां से निकालते हैं सर? यूनिट फॉर्मूले से। तो सब हेडिंग डालो, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, राइट? कैपिटल G की SI यूनिट लिखना है। सर कैसे लिखेंगे? सर फॉर्मूला आपने अभी पढ़ाया है, G होता है सर m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसको देखो बेटा, यहां ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख लूं, fd स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2, यस और नो? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, मैथ सिंपल सी। अब ये m1 m2 लिख रहा हूं, ये हो जाएगा Sir, your voice is not clear. Yes, sir. Yes, sir. The voice is cutting in between. equal d square m1 m2 दिख तो रहा हो? बोर्ड पर तो दिख रहा है बेटा? यस और नो? आपकी आवाज कट रही थी। सर एक्सप्लेनेशन तो समझ में आना चाहिए ना, बोर्ड पे दिख रहा है। एक्सप्रेशन तो क्या है बेटा? मैथ्स तो है, क्या आपको नहीं पता? f को d से मल्टीप्लाई किया है, d स्क्वायर, g m1 m2 लिखा हुआ है, क्या आपको नहीं पता? m1 m2 को नीचे फेंक दिया है, g आ गया। Yes, sir. or Yes, no? sir. ये तो मैथ है ना। चलो अब मुझे बताओ बेटा, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? मास kg. m1 m2 का यूनिट क्या हो जाएगा सर? kg हो जाएगा। ओके, जो फोर्स लिखा है बेटा, यहाँ पर फोर्स लिखा है, इसका यूनिट क्या होता है? Newton. न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। Distance किसमें मिलेगा? मीटर। करो, पुट करो यहाँ पर f की जगह न्यूटन, d मीन्स डिस्टेंस, तो बेटा d का स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, राइट? kg इंटू kg, दो बार kg लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? kg स्क्वायर। किसका यूनिट आ गया बेटा? g का। यही हमने लिखा था। तो समझ में आता है बेटा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? जनरल मेथड है बेटा, Yes, सभी sir, का यूनिट आप आगे। ऐसे फाइंड करते हो, सभी का यूनिट आप ऐसे फाइंड करते हो। कुछ क्वेश्चंस करवा लेते हैं कभी।
चलो यहां तक समझ में आता सभी को। अब इसका डेफिनेशन बनाएंगे इसी की हेल्प से, राइट। कैपिटल G मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन बनाएंगे विद हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो वापस से ध्यान दो बेटा, इसको नोट करो एक बार, और नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Definition of universal gravitational constant, universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स आपका कैपिटल G, राइट। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास में यहां पर मैं दो ऑब्जेक्ट रखता हूं जिनके मास है 1 kg, हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट है बेटा, दो ऑब्जेक्ट मैंने रखे, ठीक है। इसका मास है बेटा 1 kg, m1 कितना है 1 kg है सर, m2 भी कितना है बेटा 1 kg का है, राइट। दो ऑब्जेक्ट रखे बेटा m1 m2 कितने के हैं 1 kg के हैं, राइट। और इनके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा F फोर्स, यस सर लगेगा, फोर्स लगेगा। और दोनों का डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस भी ले लेते हैं 1 1। दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस है मेरे पास में d = 1 मीटर। d कितना लिया बेटा 1 मीटर। फोर्स निकालो g के टर्म में, कितना फोर्स निकल के आ जाएगा, F = G m1 m2 अपॉन, अरे बोलो बाबा, d²। m1 कितना है बेटा, m1 कितना है, g को हम g रख लेते हैं, m1 बताओ बेटा, m1 1 kg, वो भी 1 kg, ये भी 1 kg, 1 kg, नीचे 1 मीटर 1 का स्क्वायर 1 meter square. तो 1 divided by 1 means 1 into 1 g into g, g into 1 equal to g, yes or no, बोलो होगा कि नहीं। Yes sir, yes 1 sir. into 1 ही होगा, अपॉन 1², ये भी 1 होगा। तो क्या समझ में आया कि g उस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। कब फोर्स, कौन सा फोर्स के इक्वल होगा, जब आप दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कितना है 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखो सर, तो जितना फोर्स लगेगा वो g के इक्वल होता है, यस और नो, बोल सकता हूं ना। Yes sir. समझो बात को, हमारे पास में हमें अगर सर दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास कितने हैं 1 kg है, राइट, और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर रखें सर, तो वहां जो भी फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आता है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हम इसी से लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफाइन अस, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम दिखाते हैं अपना कैपिटल G से, कांस्टेंट इज डिफाइंड as the force of attraction between two objects of 1 kg mass kept
at 1 meter distance, yes or no? Universal gravitational constant G is defined as the force of attraction, force of attraction between two objects of 1 kg mass kept at 1 meter distance. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कितने मास बेटा? 1 kg मास के, कितने डिस्टेंस पर रखे हम? 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो जो फोर्स होता है वही फोर्स किसके इक्वल हो जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। यहां तक बेटा समझ में आ रहा सभी को? यस और नो? बोलो, ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर, आ गया। चलो, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरा नाम बोलेंगे हमेशा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स कैपिटल जी एक वैल्यू है सिंपल। तो कोई भी जब वैल्यू होती है बेटा तो उसका डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने बोला 2, 3, 5, क्या इनका कोई डायरेक्शन होता है क्या? नो, राइट, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बेटा स्केलर होता है, वेक्टर होता है? कांस्टेंट क्या होगा? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? सर स्केलर। कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट? स्केलर। यहां पर आप लिख सकते हो G इज स्केलर क्वांटिटी, कैपिटल G इज स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट जो चाहे जितने भी हो सभी स्केलर ही होते हैं। तो जी के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ा, जी का हमने वैल्यू पढ़ लिया, जी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स जी किसने दिया ये हमें पता है, जी का वैल्यू पता है, सब पता है। जी आया कहां से? यूनिवर्सल। हमें क्या लगाना पड़ा था? कांस्टेंट लगाना पड़ा था। तो वो क्या है सर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दिया किसने था? हेनरी ने दिया था। और इसका वैल्यू कितना दिया था सर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर निकालना आना चाहिए। और इसका डेफिनेशन हमने किस तरीके से लिखा, इतना पता होना चाहिए जी के बारे में। ये सब पता है कि नहीं? यस और नो? और ध्यान रखना जी का ही, यस सर, जी के नाम में ही यूनिवर्स है। मीन्स बेटा अर्थ पर लिखोगे तब भी 6.67 इंटू 10⁻11। मून पे चले जाओ तब बेटा जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, राइट? कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होगा। अर्थ पे बेटा का ध्यान रखा करो ना क्लास में। बैकग्राउंड साउंड किसका रहा बेटा? राइट। तो जी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और यह पता होना चाहिए कि जी चाहे हम मून पे लगाएं, अर्थ पे लगाएं, कहीं भी लगा दो सर, जी का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻11। इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? एक क्वेश्चन करते हैं और उससे हमें समझ में आएगा कि क्यों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम बोलते तो सभी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं करते हैं। उसके लिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, साथ साथ में लिखो। अज्यूम यू एंड यूर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली और ये क्वेश्चन आपको ही करना बेटा, राइट? इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, ये आपको ही करना है। अज्यूम यू एंड यूर फ्रेंड, यू एंड यूर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली यू हैव, कितना लें? 50 kg के आर्ट तो होंगे ना, 50 ले लें, 50 kg एंड यूर फ्रेंड हैव 40 kg मास। आपका मास कितना बेटा?
कितना गिवन है 50 kg, राइट। और आपके फ्रेंड का मास कितना है 40 kg, राइट। और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट। 1 मीटर आई थिंक इतना होता है लगभग, ठीक है। तो कितने रखे हैं 1 मीटर रखे है ना। कहाँ पर बैठे बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन you and your friend, you and your friend is 1 मीटर ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं 1 मीटर, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। तो कहां पर रखे बेटा 1 मीटर पर आप दोनों है। फाइंड अट्रैक्शन फोर्स, we find gravitational force, find magnitude of gravitational force, लिख लो। find magnitude of gravitational force, मैग्नीट्यूड फाइंड करना बेटा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का। फाइंड करो सभी, मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करो बेटा सभी। सर हमें जी की वैल्यू पुट करनी है। हाँ बेटा जी का वैल्यू पुट करना है, इस बार जी का वैल्यू पुट करना है, राइट। अगर अभी तक जी का वैल्यू याद नहीं होता मैं अभी तो लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा। 6.67 10 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अभी तो एग्जाम में वैल्यू नहीं लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना। बेटा आपको फील आएगा। Sir, your voice is not clear. Yes sir, your voice is not clear. ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो इस क्वेश्चन का देने का पर्पस सिर्फ इतना है बेटा कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रेविटेशन, लेकिन फिर वो आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको मिलेगा वो कि सर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, यस सर, लेकिन सर आपस में टच क्यों नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाएगा बेटा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। मास गिवन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो इधर 9 11 है ना, means I think 8 10 और 6 12 13 पॉइंट समथिंग। इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है। बढ़े आगे, बोलो बेटा मास कितना गिवन है। मास कितना गिवन है बेटा, हेलो, मास कितना 50 गिवन है। kg, 50 kg and 50 kg और 40 kg। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, कैलकुलेशन तो करना है। ध्यान रखना बेटा इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगी, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगी और कैलकुलेशन आपको ही करना है। ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन दिया है मैंने बेटा, लेकिन कैलकुलेशन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आने वाली है। चलो M1 कितना गिवन है बेटा, M1 50 kg,
m2 कितना गिवन है? 40 kg. डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों के बीच में? डिस्टेंस 1 meter. 1 मीटर. फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा बेटा फोर्स का? G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. G का वैल्यू अभी मैंने दिया था बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. पुट करो बेटा. F इक्वल टू G कितना है? 6.67 सर इंटू 10⁻11. ओके. M1 40 kg सर, M1 50 kg सर इंटू 40 kg डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर. राइट. कितना निकल कर जाएगा सर? आ जाएगा 6.67 सर इंटू 10⁻11. और सर यहाँ से बनेगा 1020 और 5 इंटू 4 मीन्स 20 मीन्स 30 मीन्स 2000 सर. राइट. तो यहाँ देखो बेटा ये कितना बन गया? 6 से इसको मल्टीप्लाई करो. 1 13.34 इंटू 10⁻11. लेकिन साथ में 3 भी है ना, तो +3. ये कहां से उठाया बेटा मैंने? यहां से 3 0 वहां पर है ना. तो फोर्स कितना निकल के आया बेटा? फोर्स निकल के आया सर 13.34 इंटू 10⁻8 न्यूटन. ये बहुत बड़ा फोर्स है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू है ना इसकी. यस और नो? कितनी बड़ी वैल्यू है सर इसकी? नो सर नहीं है, -8 है इसलिए बहुत छोटी है. बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है. वेरी गुड. -8. अगर इसको एक्चुअल में लिखोगे ना तो कितना लिखा हुआ है? कोई बता सकता है कितना लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है -8 मीन्स सर डिवाइड करो 10�8 से. तो सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 13.34 डिवाइडेड बाय सर 1 2 3 4 5 6 7 8. सर ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट. और सर 2 बार तो यहाँ से कट जाएगा तो 6 0 लगानी पड़ेगी. 1 2 3 4 5 6 1 3 3 4 न्यूटन. तो कितनी बड़ी वैल्यू है बेटा? 0.00000 और समथिंग. बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू बेटा? छोटी वैल्यू है सर. बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है. इस वजह से यही रीजन होता है बेटा. हाँ बेटा, यही रीजन होता है कि क्यों हम और हमारे फ्रेंड एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं लेकिन फिर अट्रैक्ट नहीं होते. उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर हम और हमारे फ्रेंड का मास सर इतना छोटा है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी सर इधर तो देखो 10⁻11 रखा हुआ है. तो सर जब तक आप इतने बड़े मास से मल्टीप्लाई नहीं कर दो जिसमें कितने जीरो आना चाहिए कम से कम सर 10⁻11, तभी तो ये कटेगा. समझो बात को बेटा. जब तक आपके मास इतने बड़े बड़े नहीं हो जाते कि वो किसने मल्टीप्लाई होने के बजाय 10⁻11 के आसपास के मास, तब तक हमारा फोर्स बहुत स्मॉल आएगा. समझ में आता है? क्योंकि जी का वैल्यू में बेटा 10⁻11 आता है. तो यहाँ जिस भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो उसमें कम से कम कितना? सर ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है बेटा? वही तो बताया मैंने. कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं बेटा. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और जो वैल्यू फिट बैठती है फिर उसी को हम ले लेते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने 2 ऑब्जेक्ट रखे, राइट, दोनों पर आपने मास निकालने डिवाइड करने का सेंसिटिव जिसे हम बोलते हैं, सेंसिटिव डिवाइस होता है. ठीक है, सेंसिटिव टेंशन वगैरह इसको बोलते हैं. वहां से आपने बेटा फोर्स निकाल लिए, 2 मास रखे, डिस्टेंस, तो आपने वो के निकाला. ठीक है, फोर्स निकाला, मास पता थे, डिस्टेंस पता थी, तो आपने जी का वैल्यू निकाल लिया. फिर अलग फोर्स लिया, अलग अलग से सबसे बड़ा बहुत सारे आपने क्या किए, अलग अलग नंबर्स ऑफ मास लिए, डिफरेंट डिफरेंट आपने उसको पोजीशन पे रखा, पहले डिफरेंट डिफरेंट रखा, तो उसके बेसिस पर फिर आपने उसको कैलकुलेट किया. तो एक ऐसी परफेक्ट वैल्यू में लिए जो सभी जगह पर एप्लीकेबल है. राइट. तो ये एक्सपेरिमेंट से आती है, सिंपल सा याद रखो. ये समझ में आ गया बेटा?
तो हमारा मेन पर्पज क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स इफेक्टिव कब दिखता है? सर ग्रेविटेशन फोर्स इफेक्टिव दिखेगा जिसमें बहुत ज्यादा मास हो। ज्यादा मीन्स उसके मास में पीछे कम से कम कितना आना चाहिए सर? 10⁻10। तो ये इतना मास तो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट में होता है क्या? 100 kg, 200 kg ट्रक ले लेंगे तो कितना? 500, 5000 और कितना हो सकता है? 3 जीरो आ गई। लेकिन 10⁻10 जीरो के समथिंग अगर आए तो उसके लिए फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? अर्थ, मून, सन, यस और नो? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव कहां दिखता है? जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें, लाइक अर्थ में, लाइक मून में, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर हमें इफेक्टिव दिखता है। लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव नहीं दिखता है। यही दिखता है कि नहीं होता। Sir, your voice is not clear. Voice is not clear, sir. Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. 1 मिनट फैन ऑफ करके देखते बेटा। आपके ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके Now also, sir, your voice is not Now clear. also, sir, your voice is not clear. रुको फिर नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं। हाँ अभी आगे बेटा नेटवर्क। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस और नो? हेलो हेलो? Yes, sir. हमारा ये Yes, sir, now it's clear. तो ध्यान रखना बेटा, एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्मॉल ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, राइट? ध्यान रखना, जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे उससे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा, इसलिए इफेक्ट नहीं दिखेगा लेकिन अप्लाई होंगे। चलो अब जो पॉइंट हमने लिखे बेटा, जितने भी हमने चर्चाएं की, जितने भी पॉइंट लिखे पढ़े हमने, उसको 1 बाय 1 हम नोट करेंगे। तो हेडिंग डाल लो गोल्डन की पॉइंट्स। जितने भी आपको पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखने हैं उसको मैं लिखवाता हूं गोल्डन। कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट? जिसकी हम बातें कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको क्या क्या याद होना चाहिए? फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग दी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, राइट? तो पहले बेटा इसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। बेटा डायरेक्शन किधर बनाओगे? दोनों के सेंटर को लाइन से ज्वाइन करेंगे, यस और नो, राइट? तो फोर्स अप्लाई या फिर ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लाइन joining center of two object, राइट? किधर लगता है बेटा? दोनों ऑब्जेक्ट के जब सेंटर को आप लाइन से ज्वाइन करोगे उसके अलोंग, लाइक 2-3 डायग्राम बना रहा हूं, साथ में बना लेना बेटा। इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पर है, लाइन से ज्वाइन करो, अट्रैक्शन फोर्स लगाओ F। ऐसे अगर होते बेटा तो डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन लगते हैं, यस और नो? डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में लगते। तो बेटा अगर ऐसे होते तो दोनों सेंटर पर Sir, your voice is not clear. वॉइस को तो मैं भी क्या करूं, नेटवर्क इश्यू है, अब क्या कर सकते हैं। अभी तो नेटवर्क आ रहे हैं, अब तो आनी चाहिए बेटा।
अब तो नेटवर्क आ रहे हैं बेटा, अब तो नेटवर्क आ रहे हैं। अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना किस डायरेक्शन में बनाऊंगा बेटा, दोनों को सेंटर को लाइन से ज्वाइन करना है। तो मुझे बता सकते हो कि हमारी अर्थ ऑब्जेक्ट पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? अर्थ इस चौक पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? अर्थ नीचे है और ये ऊपर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आता है? अर्थ कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? चलो नोट करो इसको। सर 2 मिनट ही है। हाँ, तो मुझे तो पॉइंट्स लिखवाने हैं, हो जाएगा, 2 मिनट तो बहुत है बेटा। सर दूसरा लेक्चर है उसमें करवा डालना। हाँ, वो तो करवाना, उसमें तो पढ़ाएंगे, तो उसमें नहीं पढ़ाएंगे, आपको लगता है उसमें नहीं पढ़ाएंगे? एक पॉइंट लिख लो साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। हो गया सर, हो गया ना, तो दूसरा सिंपल सिंपल से पॉइंट। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स का टाइप कौन सा होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। Attractive. बस वही तो लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन राइट। तो सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट इच अदर, राइट? अट्रैक्टिव टाइप होता है। बताइए डायरेक्शन कैसे बनाती है अट्रैक्टिव की? इस तरीके से। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, बाकी पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। स्लो पढ़ के आना बेटा, राइट? ओके, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।